नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम स्वागत मैं उदेव, आपका स्वागत है दीप चैनल में। जैसा हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्या ऑप्शन आपके लिए सूटेबल रहेगा, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसकी ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ क्योंकि मेडिकल लाइन के ऊपर थी। अगर वो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने 10th की हुई है तो आप चाहते हैं कि हाई स्टडीज़ के ऑप्शन क्या क्या हैं आपके पास और आपके पास जॉब के ऑप्शन क्या क्या हैं, कौन सा आपको करना चाहिए कौन सा नहीं, ऐसे सारे जो मन में ख्याल आते हैं ना, उनका सोल्यूशन भी मैंने दे रखा है एक सेपरेट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोनों वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज की टॉपिक है इंजीनियरिंग, मेन स्ट्रीम का सबसे ज़्यादा हाइप टॉपिक पे इंजीनियरिंग, जिसके बारे में कई सारे मिथ्स भी हैं, कई सारी सच्चाई भी हैं। थोड़ा थोड़ा सब पे बात करेंगे और एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करें तो कैसे करें। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई ऐसी फील्ड है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में उस फील्ड का नाम टाइप कर दीजिए, मुझे जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बात, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक पेन और एक पेपर ले लीजिए, जिससे कुछ जो इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो आप लिख सकें। ऐसा मैंने पिछली वीडियो में भी करवाया था, इस वीडियो में भी आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन था 12th में तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अगर आपने पॉलिटेक्निक की है तो आप एलिजिबल हैं। एग्जाम देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। जेईई मेंस और जेईई एडवांस का एग्जाम होता है। इसके अलावा बिट्स प्लानिंग का भी एक खुद का एग्जाम होता है, जैसे कि बिट सेट कहते हैं। एक वीआईटी का भी होता है, एसआरएफ का भी होता है। जितने भी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं ना, उनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अब चक्कर क्या है कि जेईई मेंस में एग्जाम देने के लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, पर अगर आपको आईआईटी और एनआईटी जैसे काफ़ी अच्छे जो कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन लेना है, आईआईटी एनआईटी, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं करना है, केवल आईआईटी एनआईटी, तो वहाँ पर आपको 75% ट्वेल्थ में मिनिमम होने ही चाहिए, तभी वो आपको एडमिशन प्रोसेस को अप्रूवल करेंगे। एडमिशन दे देंगे ये नहीं कह रहा मैं, एडमिशन को अप्रूवल करेंगे, यानी कि हाँ एक जो प्रोसेस में एंट्री होती है ना, कि एडमिशन प्रोसेस में एंट्री, उसमें दे देंगे। यानी कि आपके 75% है जेईई मेंस एडवांस में अच्छी खासी रैंकिंग है, तो आपके चांसेस हैं कि आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में आपको अच्छे नंबर मिल जाएँ। ये मैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए बात कर रहा हूँ। अगर एसटी एससी या ओबीसी हैं तो शायद 65% है आपका 12th में जो क्राइटेरिया है वो। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो जो लोग 12th करके आएंगे उनके लिए ड्यूरेशन है 4 साल की, और जो लोग पॉलिटेक्निक करके आएंगे तो कई सारे इंस्टीट्यूट ये अलाउ करते हैं कि आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकंड ईयर में हो जाए बीटेक की, तो ऐसे में आपकी ड्यूरेशन होगी 3 साल की। ठीक, अब बात करते हैं फीस की। तो फीस इसकी जा सकती है आपकी 70,000 से लेकर 1.5 लाख का खर्च एक साल का गवर्नमेंट कॉलेज में। वहीं मैं बात करूँ अगर प्राइवेट कॉलेजेस की, जिनकी रेपुटेशन थोड़ी सी अच्छी है, तो वहाँ पर आपकी फीस जा सकती है आपकी 20 से 25 लाख पूरे जो बीटेक का कोर्स है उसकी, तो यानी कि आपके 5 से 6 लाख रुपए सालाना खर्चा हो सकता है। वहीं गवर्नमेंट में 70,000 से लेकर 1.5-2 लाख तक का खर्चा हो सकता है आपका, तो इतना सारा वेरिएशन है। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पर ऐसी है कि 0 भी हो सकती है आपकी और 1.5 करोड़ भी हो सकती है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा बिल्कुल, क्योंकि कई सारे इंजीनियर्स रहते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली केवल 1.5 साल को फॉलो करते हुए, उनको एंड में जॉब नहीं मिली, तो उनकी इनकम तो होगी 0। अब जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा अपनी स्किल्स पे ध्यान दिया, जिन्होंने हमेशा सोच समझ के अपने जो स्टेप्स उठाए थे, उनकी इनकम हुई 1.5 करोड़। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखिए, अगर आपका हमेशा से मकसद था इंजीनियरिंग करना, ठीक है, कि आपको अच्छा लगता था कि चीज़ों जो आप जो मैथ साइंस में जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं उनको डेली लाइफ में अप्लाई करना, ठीक है, आपको इस चीज़ से प्यार था, आपने कभी भी जो पढ़ाई है वो केवल किसी एग्जाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ी, आपने हमेशा सीखा है, ना कि केवल पढ़ा है। आपने चीज़ों को लर्न किया है, केवल एग्जाम में पास होने के लिए नहीं, अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट पाने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि उन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट था, तो फिर इंजीनियरिंग आपके लिए। पर आप केवल भेड़ चाल को देख के कि हाँ पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, इंजीनियरिंग नाम अच्छा लगेगा, या फलाना मेरा दोस्त कर रहा है, या फलाने का लड़का कर रहा है इसलिए मैं भी इंजीनियरिंग करूँ, तो इस फील्ड में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने 3 से 4 साल भी बर्बाद करोगे और इसके साथ साथ पैसा भी बर्बाद करोगे, और एंड में आपकी इनकम होगी तो कोई फ़ायदा नहीं इसका। ठीक है, अब कैसे पता करें कि हमारा इंटरेस्ट है या नहीं। सबसे पहले इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में जाने का एक ही तरीका होता है, जो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ। सपोज कीजिए कि आपको जो सैलरी मिल गई है ना वो बहुत मिनिमम है, यानी कि 20-25-30 हज़ार रुपये मिल गए हैं, जो आज के ज़माने में अपनी केवल जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ही हैं। आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ स्टाइल कुछ ज़्यादा चेंज हो जाएगी इतने से रुपये में। अगर आपको कई साल तक इतने ही रुपये मिलते गए, फिर भी आपको काम करना पड़े 7 से 8 घंटे, तो क्या आप करोगे? जस्ट बिकॉज आपका उस काम करने में मन लगता है और आपको पता नहीं चलता कि कब इतने सारे घंटे निकल गए, तो इसका मतलब है कि आप उस काम से प्यार करते हो, आपका उस काम में इंटरेस्ट है। अगर ऐसा है तो इंजीनियरिंग में आपका इंटरेस्ट है। दूसरा पॉइंट, क्या आपने कभी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में किसी एक टॉपिक को जिसको रट कर पढ़कर एग्जाम में लिखकर पास हुआ जा सकता था और अच्छे नंबर आए जा सकते थे, फिर भी आपने 1 से 1.5 घंटा लगाया गूगल पे, यूट्यूब पे, अलग अलग किताबों में, जस्ट बिकॉज आप उस छोटे सी टॉपिक को जिसको पढ़ के आप रट के लिख सकते थे, फिर भी आपको समझना था, क्योंकि आपको अच्छा लगता है चीज़ों को एक्सप्लोर करना, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना, उनकी डीप तक जाना, और इसलिए आपने 1-1.5 घंटा अलग से लगा दिया। अगर ऐसा आपने किया है तो आपका इंटरेस्ट है। अगर आपने कभी भी
आपका जो जेई मेंस एडवांस का सिलेबस है, 11th-12th का सिलेबस है, उससे बाहर जाकर भी कुछ टॉपिक्स को पढ़ा है जस्ट बिकॉज आपको एक फ्लो बन जाता है पढ़ते हुए चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, उनमें इंटरेस्ट के लिए कि नहीं मुझे इस चीज़ की यार कैसे हुई है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके क्या क्या अलग अलग फिनोमिना है, इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा जान लेता हूँ, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। और इस तरह से आपने सिलेबस से बाहर की चीज़ें भी कवर कर ली कई बार, सिलेबस से बाहर चले गए जिनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको केवल एग्जाम में पास होना नहीं था, आपको उस चीज़ से प्यार था, इसलिए आपने नई नई चीज़ सीखनी थी। अगर ऐसा आपका बिहेवियर रहा है तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट है। तो अगर इन तीनों पॉइंट्स में आपकी अगर हाँ है तो आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, पर अगर तीनों पॉइंट्स में से किसी में भी आपकी ना है तो आप इंजीनियरिंग के लिए नहीं हो, आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, इंजीनियरिंग के लिए नहीं। नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नए नए इनोवेशंस करना, जो लाइफ में हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके नए क्रिएटिव आइडियाज़ को ढूंढना, अपने जो पिछले जो पढ़ाई की है, जो नॉलेज गेन की है, उसको मिक्स करके किसी तरह से एक नया इनोवेटिव आइडिया बनाना, यही सारी चीज़ें इंजीनियरिंग होती हैं। अगर इस तरह की मेंटेलिटी आपकी है तो आप इंजीनियर के लिए हो, बना नहीं हो जस्ट बिकॉज किसी आपके दोस्त ने इंजीनियरिंग की है या फिर आपका कोई जानने पहचानने वाला इंजीनियरिंग कर रहा है, उसकी वजह से आप इंजीनियरिंग करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अपने 3 से 4 साल बर्बाद करोगे, अपने पैसे बर्बाद करोगे, एंड में रिजल्ट मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप इंजीनियरिंग के लायक हो या नहीं। देखो जो मैंने 3 पॉइंट बताए, 3-4 पॉइंट बताए हैं, क्या आपने भी वो किए हैं या नहीं किए? क्या आप कम पैसों में काफ़ी सालों तक घंटों घंटों काम करने के लिए तैयार हो जस्ट बिकॉज आपको इस काम में मजा आता है? क्या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो आपका सिलेबस था उससे बाहर जाकर चीज़ों को सीखने की कोशिश की है? क्या छोटे से टॉपिक जिसको रट के एग्जाम में लिखा जा सकता था और अच्छे नंबर लाए जा सकते थे, फिर भी आपने 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगाया छोटे से टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए जस्ट बिकॉज आपको मजा आता है एक्सप्लोर करने में इन टॉपिक्स को? तो आप इंजीनियरिंग के लिए हो, वरना अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपका नो है तो आप इंजीनियरिंग के लिए नहीं हो। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया मैंने। अब आप डिसाइड करो आप किस कैटेगरी में आते हो, इंजीनियरिंग के या इंजीनियरिंग के नहीं। अब आप में से कई सारे लोग सोचेंगे इंजीनियरिंग नहीं करूँ तो क्या करूँ, तो मैंने आपको बता देना चाहता हूँ, हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। ये मेरी ना सीरीज़ की दूसरी वीडियो है, काफ़ी सारी वीडियो आने वाली है सीरीज़ में, और सीरीज़ के एंड तक आपको आपका जो कैरियर पाथ है जो आपके लिए बना है और जिसके लिए आप बने हो वो एंड तक मिल ही जाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और सीरीज़ को पूरी तरह से फॉलो करना है एंड तक। वो कैरियर जो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस दिलाएगा और जिसको अडॉप्ट करके, जिसको अपना कर आप अपनी लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन भी फील करेंगे, वो कैरियर आपको जरूर ही मिल जाएगा इस सीरीज़ के एंड तक। बस इस सीरीज़ को फॉलो करते रहो, पेशेंस करो। क्योंकि जब हम यार कोई छोटा सा मोबाइल भी लेने जाते हैं ना तो पूरी गूगल पे सर्च कर डालते हैं, यूट्यूब पे रिव्यूज़ देख डालते हैं, दोस्तों से पूछ डालते हैं केवल 10-15 हज़ार रुपये के मोबाइल के लिए। और जब हमारी जो कैरियर है, हमारी पूरी लाइफ का बात आती है तो इतनी जल्दबाजी क्यों इतनी जल्दबाजी डिसीजन लेने में कि पूरी ज़िंदगी पछताना पड़े? इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा पेशेंस रखो, पूरी सीरीज़ को फॉलो करो, एंड तक आपको आपका कैरियर पाथ मिल जाएगा जो आपके लिए सूटेबल होगा, जो आपको सक्सेस दिलाएगा और सेटिस्फैक्शन वाली फील देगा, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट होगा। जस्ट वेट। और अगर जिन लोगों को आंसर मैंने जो क्राइटेरिया बताए थे इंजीनियरिंग के लिए जो 3-4, और उसमें किसी का भी आंसर नो है तो आप इंजीनियरिंग के लिए नहीं, सॉरी, आप किसी और चीज़ के लिए बने हो जो हो सकता है और भी बेहतर हो, क्योंकि उसमें आप अपना पूरा हार्ट एंड सोल रख दोगे और जिसके बदले में आपको एक सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस किसी भी टर्म में हो सकती है, पैसा, शोहरत, नेम, फेम, सेटिस्फैक्शन, कुछ भी हो सकता है। जो सक्सेस की फॉर्म आप चाहते हो वो मिल सकती है। तो बस सीरीज़ को फॉलो करते रहो। अब ये तो बात हो गई कि हाँ इंजीनियरिंग के लोगों के लिए करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा वीडियो को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जिन लोगों का IIT NIT में एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है, या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, फिर भी वो इंजीनियरिंग को करना चाहते हैं कि यार मैं इंजीनियरिंग को तो करनी है मुझे, पर किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, किसी भी स्थिति परिस्थिति की वजह से, या फिर किसी भी कारणवश अगर आपका IIT NIT बिट्स पिलानी VIT SRM जैसे अच्छे जो कॉलेजेस हैं में एडमिशन नहीं हो पाया, पर आपको इंजीनियरिंग से प्यार है तो आपको किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ गया, ठीक है, तो वहाँ पर इंजीनियरिंग के बाद क्या होगा, या फिर जो लोग ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा? तो उनके लिए ना एक मिथ मैं दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको ना गाइड कर देना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको आगे के स्टेप्स लेने हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है अपॉर्चुनिटी की। सपोज कीजिए कि आप एक अच्छे सिंगर हैं और सिंगर होने के बाद आपको सक्सेस चाहिए, तो कैसे मिलेगी? आपको एक ऐसा मंच ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसी स्टेज ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर आप अपनी जो सिंगिंग का जो टैलेंट है उसको दुनिया को बता सकें। तभी तो आपका जो टैलेंट है लोगों को पता चलेगा, तभी तो आपको जो एप्रिसिएशन है वो मिलेगी। यानी कि सबसे पहले जो बात आती है वो है स्किल के साथ साथ उस स्टेज की जहाँ पर आप अपने स्किल को दिखा सकें। तो यही काम करता है आपका कॉलेज। जो लोग कहते हैं ना कॉलेज से फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज से फर्क पड़ता है अगर आप जॉब के लिए जाने हो तो। देखिए, एक चीज़ ना मैं ना हवा में बातें नहीं करता, मैं जो ग्राउंड रियलिटी है ना उसके बारे में बात करता हूँ। तो आपको समझना होगा कि हाँ जो सारी चीज़ें वो किस तरह से हो गई हैं। आपके कॉलेज में अगर कंपनीज आती हैं तो अच्छा है, पर कई सारे लोकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें कंपनीज नहीं आती, और आजकल तो काफ़ी सारे बंद भी हो गए हैं। पर अगर आप ऐसे कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं जिसमें कंपनीज नहीं आती, तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको?
तो आपके लिए रास्ता तो केवल एक ही रह जाता है, ऑफ कैंपस का। यानी कि जहाँ जहाँ पे भी जो कंपनीज आ रही हैं वहाँ पर अप्लाई करते जाओ। ये अब आपकी मेहनत होगी। इसलिए एडमिशन लेने से पहले जिन लोगों ने एडमिशन लिया है वो पहले चेक कर लें कि उनके कॉलेज में जो कंपनीज हैं वो आ गई हैं या नहीं आ गई, कौन कौन सी कंपनीज आ गई हैं, किस तरह से वहाँ पर प्लेसमेंट का रेशो है, कितने लोग, हाईएस्ट पैकेज कितना गया है ये ना देखा करें। लोग पता नहीं क्यों बावले हो जाते हैं और ये देखते हैं कि हाईएस्ट पैकेज कितना गया है। ये देखें कि टोटल सीट्स कितनी थी कॉलेज के अंदर, उनमें से टोटल सीट्स में से कितने लोगों को पैकेज मिले, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ और एवरेज पैकेज क्या जाता है, ये चीज़ देखनी चाहिए अगर अच्छा पैकेज चाहिए तो। अगर 100 लोगों में से एक को भी अच्छा पैकेज मिल गया और 99 के लोअर पैकेज गए तो उसका क्या फ़ायदा। उसमें कॉलेज का कोई हाथ नहीं है, उस बंदे का हाथ था जिसने 100 में से एक निकल के आया और अच्छे पैकेज को ग्रैब कर लिया। ठीक है, तो ये कभी ना देखें कि हाईएस्ट पैकेज कितना गया था, ये कभी ना पूछें। ये पूछें कि आपकी टोटल सीट्स कितनी है, टोटल सीट्स में से कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ था, कौन कौन सी कंपनीज में हुआ था, उसकी पूरी लिस्ट मांगे। जब आप किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं ना तो इस चीज़ को पूरा स्टडी कर लें। आपकी ज़िंदगी का सवाल है, पूछने में और इस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करने में कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है तो ये देख लें कि सीट्स कितनी है, उन सीट्स में से कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ था, एवरेज पैकेज कितना रहा था। और जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है उनके लिए बताता हूँ कि देखो आपके पास ऑफ कैंपस रह गया है इलाज। अगर आपके कॉलेज में कंपनियां नहीं आती तो ऑफ कैंपस में जितने भी है ना इंटरव्यूज, जितने भी सिलेक्शन राउंड है, सब में दो, एक भी नहीं छोड़ना है आपको, एक भी नहीं, सब में दो। अगर आपको जॉब ही करनी है बीटेक के बाद तो फिर आपको कितनी बार भी रिजेक्शन मिले, एक तो होप नहीं छोड़नी आपको। ठीक है, आपको अप्लाई करते जाना है, करते जाना है और करते जाना है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर में है तो आपके लिए चीज़ क्या होनी चाहिए। देखो लोकल कॉलेज का सबसे ईजी हिसाब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 65 to 70%, 65% to 70%, ये जो रेंज है ना इसको याद रख लो। आपको जो अपनी जो परसेंटेज बनानी है ना इन्हीं के बीच में बनानी है और इतनी इनफ है, 65 to 70%। कोई टॉप नहीं मांगना आपको क्लास में, कोई कॉलेज में टॉप नहीं मांगना ना आपको। 80, 85, 90, 95 जैसी जो चमकती हुई जो परसेंटेजेस है ना उनके पीछे भी नहीं मांगना। क्यों? एक तो बीटेक में आपके पास टाइम ही कम होता है बहुत। ठीक है, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, मिड टर्म्स, एंड टर्म, ये ढिमका फलाना ढिमका ये वो। ऐसे में अगर आप कोर्स के पीछे ही भागते रहोगे ना कि 85 और 90% बनानी है तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। रीज़न आपका कोर्स है आउटडेटेड, ऊपर से आपका कोर्स है थ्योरी पर्सपेक्टिव से, थ्योरी ओरिएंटेड ना कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। बीटेक में हम चाहे कुछ भी कह लें कि हाँ प्रैक्टिकल होती हैं, लैब्स होती हैं, फलाना होती हैं, हमें भी बताया। अगर आप कॉलेज में हो ना तो कई सारी जो बहुत अच्छे कॉलेजेस ना उनमें भी नहीं होती। यहाँ तक कि जो IITs वगैरह जैसे कॉलेज है वहाँ पे भी कई सारे सेक्शंस और ब्रांच ऐसे हैं जहाँ पर लैब्स अच्छी नहीं है। और ये बात किसने बताई है मुझे, कहीं नेट पे नहीं मिलेगी। आप ये बात बताइए मेरे उन दोस्तों ने जो IITs NITs में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा आज भी होता है, कई कुछ कॉलेजेस चाहे उनका नाम अच्छा हो वहाँ पे भी फैसिलिटी कई बार पूरी नहीं होती। ठीक है, ऐसे में आपको क्या कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो एक पूरा चीज़ समझ लीजिए, अगर आप 85 to 90% या टॉप मारने के चक्कर में रहोगे ना तो इसका मतलब कोर्स के सिलेबस को पढ़ गए हो। ठीक है, और कंपनी जो आएगी ना उसको आपके कोर्स के सिलेबस से कोई भी मतलब ही नहीं है, एक तरह से तो उसका मतलब नहीं है। सपोज कीजिए आप एक कंपनी है, आपको 100 ऐसे लोग चाहिए, ठीक है, जो आपके लिए वेबसाइट डिजाइन कर सकें। ठीक है, अब आपको वो स्किल्स अच्छी तरह से नहीं आती, आपको थोड़ा सा बहुत बेसिक पता है, वेब डेवलपमेंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है। ठीक है, अब आप पहुंच गए कि मेरी 90% है, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इतने नंबर आए थे, मेरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने नंबर आए थे, मेरे VLSI में इतने नंबर आए थे। कंपनी कहेगी मुझे क्या करना है इन सब चीज़ों से, वेब डेवलपमेंट के लिए लोग ढूंढ रहा हूँ मैं, कर लेगा कि नहीं कर लेगा, उसमें क्या क्या किया है तूने, कितने प्रोजेक्ट बना लिए तूने, बाहर से कितना कुछ सीखा है तूने, वहाँ पर आपकी पोल पकड़ी जाएगी। आप ये कहोगे कि यार 90% थे मेरे, तो मेरा तो हुआ ही नहीं सिलेक्शन। क्यों? अगर सिलेक्शन हुआ भी तो यार एक जो मिलना चाहिए था आपको वो मिला नहीं, जो पोस्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो इस चीज़ को देखिए, मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को आप फॉलो करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 65 से 70% बनानी है आपको हर सेमेस्टर में। इसको लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ईजिली बन जाती है। और ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने खुद बनाई है, ईजिली बन जाती है। मेरे दोस्तों को पता है मैं कितना पढ़ता था कितना नहीं पढ़ता था, क्या क्या पढ़ता था क्या क्या नहीं पढ़ता था वो भी। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम दे के बैठ जाता था आराम से। ठीक है, समझ गए चीज़ों को, क्योंकि मेरा हमेशा से क्राइटेरिया ये कहता था 65 से 70%। ये क्राइटेरिया रख लिया आपने। अब आपके पास जब आप इस क्राइटेरिया को लेकर चलोगे ना तो आपके पास डे टू डे लाइफ में ना टाइम होगा। उस टाइम में क्या करोगे, टाइम के बाद आपको देखना है अपना विजन, आप किस फील्ड में इंटरेस्ट है आपका, उस फील्ड में अपना जो है कैरियर पाथ बनाना है, उस फील्ड में कंसंट्रेट करना है। चाहे आपका वेब डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल वाला है तो उसके जो फील्ड्स हैं VLSI वो क्या कहते हैं मैकेनिक्स वाले हैं तो उनके लिए अपनी फील्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना उस पाथ को ढूंढना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ये वही पॉइंट है, कम पैसे मिलोगे, ज़्यादा घंटे काम करने के लिए तैयार हो क्या, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट आता है, आपको पता ही नहीं चलता टाइम का। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर किया है क्या कभी आपने,
जो जबकि आपको कोई एग्जाम से रिलेटेड नहीं था। किसी छोटे टॉपिक के लिए 1.5-2 घंटे लगाए हैं क्या एक्स्ट्रा, जबकि उस छोटे से टॉपिक को पढ़ के पास हुआ जा सकता था। ऐसे कुछ पॉइंट्स अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में ढूंढते हो, केवल एग्जाम में पास होने के लिए नहीं, चीज़ों को सीखने के लिए, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट हो, वेब डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस हो, मशीन लर्निंग हो, कुछ भी हो, तो वही आपका कैरियर पाथ है। तो उस कैरियर पाथ को पढ़ लो। अब कॉलेज के भरोसे तो रहना ही नहीं है। कॉलेज में एडमिशन का काम था, जैसे आप कुछ बनाए हुए एग्जाम की जो लड़ियाँ हैं ना, उनको पार करते हैं और एंड में आपके पास डिग्री हो जाए। पर एट द एंड आपका मेन काम क्या है? आपका मेन काम ये है कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, क्योंकि एंड में आपकी जो जॉब है वो स्किल्स की वजह से आएगी, ना कि आपके परसेंटेज की वजह से, ना आपके कॉलेज की वजह से, ना किसी और चीज़ की वजह से। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको करना क्या है? 65 से 70% का रेशो रखना है, इन्हीं के बीच में घूमते रहो। ठीक है, डे टू डे लाइफ में आपको आराम से 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। उस 2-3 घंटे में क्या करना है? किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को देख लिया, उस फील्ड में अपनी स्किल्स डेवलप करते रहो, उस फील्ड को सीखते रहो, उसकी डीप तक चले जाओ कि जब आपको 4th ईयर के बाद जब आप कंपनी के सामने बैठो ना, तो उस फील्ड के आप एक्सपर्ट होने चाहिए। फिर चाहे आपके जो बीटेक में है उसमें परसेंटेज आपकी मान के चलिए 65% ही गई, या फिर 67% गई, या फिर 70% गई, 65 से 70 कुछ भी कहा आपका, वो मैटर नहीं करेगा। पर जब आप ये कहो कि मैं इसकी स्किल्स में एक्सपर्ट हूँ, तो वो मैटर करेगा, बहुत मैटर करेगा, और इतना मैटर करेगा कि वो जॉब आपकी होगी, क्योंकि आप कंपनी वाले को वो दे गए हो जो वो चाहता है, तो उसके बदले में आपको मिलेगी जॉब और सैलरी। समझ लो, दुकान पर जाते हो आप, किसी दुकान पे, मिठाई की दुकान पे जा रहे हो, मान के चलिए गुलाब जामुन लेने आपको, आप पैसे दे रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि आपको गुलाब जामुन मिले? बर्फी लेके आओगे? नहीं, क्या करोगे? पड़ोस की जो दूसरी दुकान वाला होगा ना, मिठाई वाला, उसके पास चले जाओगे, वहाँ पर पैसे दोगे, गुलाब जामुन ले आओ। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा है। कंपनी वाले जिस चीज़ के लिए आ रहे हैं ना, उनको वो दो। तुम्हारी परसेंटेज के लिए नहीं आ रहे, या तुमने बीटेक में कितनी सब्जेक्ट रट के डाल दी उसके लिए नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं तुम्हारे पास स्किल्स कौन सी है। स्किल है, एक्सपर्ट हो, बिल्कुल आ जाओ, हमें यही तो चाहिए था। परसेंटेज कितनी है? 65 से 70%। ठीक है, ओके, कोई टेंशन बात नहीं है। और 65 की होनी चाहिए, 65 तो मिनिमम होनी चाहिए। उनको भी पता है 65 बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अगर तुम 65 नहीं बना सकते तो इसका मतलब है कि आप तुम आलसी हो यार, हद से ज़्यादा आलसी हो, बिल्कुल ही परवाही नहीं हो, तो केयरलेस हो। तो 65% बस तुम्हें 65 से 70% ये बता दिया, तुम आलसी नहीं हो। जिस चीज़ में तुमने एडमिशन लिया ना, उसकी भी इंपॉर्टेंस समझते हो, तुम केयरलेस नहीं हो। तो 65 से 70% तुम्हारी ये दिखा दिया, समझ लो। तो 65 से 70% बनाओ, कैरियर पाथ को चुनो। कैरियर पाथ के लिए जो मैंने 3-4 पॉइंट बताए हैं, उन पे देखो कि कौन सा कैरियर अच्छा है। डेटा साइंस अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा है, वेब डेवलपमेंट अच्छा है, मैकेनिकल्स में कौन सा अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा अच्छा है, इलेक्ट्रिकल में कौन सा अच्छा है, सिविल में कौन सा अच्छा है, एरोडायनेमिक्स में कौन सा अच्छा है, बायो टेक्नोलॉजी में कौन सा अच्छा है। सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। फर्स्ट ईयर में हो तो बहुत अच्छा है, फर्स्ट ईयर तुम्हारी है होती है एक्सप्लोर करने के लिए। फर्स्ट ईयर में पता है सब कुछ मिक्स क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि एक्सप्लोर करवाना होता है उनको। बच्चे समझते नहीं, बच्चे तो ये सोचते हैं कि हाँ 90% ले आओ, क्या होगा 90% का जब एंड में जॉब नहीं होगी ना तुम्हारे पास। और 90% ला के तुम ये भी नहीं कह सकते मेरे पास नॉलेज है, कुछ नहीं है। एक घटी हुई चीज़ पढ़ रखी है तुम्हें, जिसका तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है। अलग अलग भाषाओं में नी हाउ, वेलकम, हेलो, अलग अलग भाषाओं में अगर सुनोगे ना, अलग अलग भाषाओं में एक ही शब्द के मीनिंग जान लेने से आपको वो सारी लैंग्वेजेस आ जाएँ, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसी तरह से 90% ले भी आओगे तो सारे अलग अलग सब्जेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI, सबकी बेसिक नॉलेज होगी। बेसिक नॉलेज का करोगे क्या? किसी फील्ड के एक्सपर्ट चाहिए हो, इंजीनियर हो तुम, इंजीनियरिंग तो तब होगे ना जब तुम किस फील्ड के एक्सपर्ट होगे, जब इसकी फील्ड को अच्छी तरह से जानते होगे, समझते होगे, उसमें कमियां जानते होंगे, उन कमियों को दूर करने का तरीका जानते होगे, क्रिटिकल थिंकिंग होगी तुम्हारी। वो कहाँ से आई हो? जब स्किल्स डेवलप करोगे। तो इसलिए 80-90% के चक्कर में छोड़ो, 65 से 75% बना लो, ईजिली बन जाती है। थोड़ा बहुत डेली 1-1.5 घंटा भी दोगे ना तो बन जाएगी। ठीक है, 65 से 70% बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ईजी है। बल्कि इग्नोर करना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि एंड टाइम पे पढ़ता हूँ। एंड टाइम पे नहीं पढ़ोगे, डेली 1-1.5 घंटा निकालो, पढ़ो 65 से 70% ईजिली। फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में और अच्छा है। अलग अलग जो फील्ड है उनको एक्सप्लोर करो, कौन से में अच्छे हो, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, VLSI, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उस फील्ड में एक्सपर्ट बनो। अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाओ, जो भी नहीं है वो किस तरह से बनाओ। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, लोगों के पास जाओ कि मुझे सीखना है, मैं फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे चीज़ें सिखाओ। लोग लेंगे यार, उनको फ्री में एक एम्प्लॉय मिल रहा है, तुम्हें क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस, स्किल्स बेहतर होंगी। एंड में सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ भाई साहब इसने स्किल्स के लिए ये अप्लाई किया था, कंपनी वाले को दिखाओ कि यार फ्री में करके आया था बच्चा सेकंड ईयर में इंटर्नशिप, जबकि जरूरत नहीं थी। इसका मतलब बच्चा लर्निंग के लिए, इसका मतलब क्या हो कि बच्चा लर्निंग के लिए उत्सुक है, सीखना चाहता है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा है इसमें। स्किल्स भी हैं, जो स्किल्स कहाँ से आए? इंडस्ट्री में गए थे, सीख के आए, जो कॉलेज वाले नहीं सिखाए थे वो सीख के आए। इस तरह से लोगों के साथ, जो आपके साथ के जो लोग हैं जिनका सेम फील्ड में इंटरेस्ट हो, उनके साथ रहो, नई नई बातें करो उन चीज़ों पे, टॉपिक पे लेकर प्रोजेक्ट बनाओ आपस में।
किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद नई सी चीज़ें सीखने के लिए। वेब डेवलपमेंट में हो, नई नई वेबसाइट बनाओ, ऐप डेवलपमेंट में हो, नई नई ऐप बनाओ, एंड में दिखा दो। जब जॉब लेने जाओ ना तब एंड में दिखा दो भाई सर कि सर यही चीज़ कि सर ये चीज़ें बनाई थी मैंने, समझ रहे हो? तो 65 to 70% फिर बोल रहा हूँ, इस तरह से लेके चलो क्राइटेरिया को, अपने किसी स्किल पाथ को पकड़ो, उस स्किल पाथ में एक्सपर्ट बनते चले जाओ। जैसे 4th ईयर तक आते आते उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, कई सारे प्रोजेक्ट बना चुके हो तुम उसमें, और एंड में सब कुछ पेश कर दो कि हाँ 65 to 70% के बीच में यही सब मेरी, तो मुझ पर ये स्किल है और इस स्किल में एक्सपर्ट हो, आप कुछ भी करवा लो मुझसे इस स्किल में। और इससे पहले मैं इतने सारे प्रोजेक्ट बना चुका हूँ उस पर, वो भी कहेगा यार इसी चीज़ की तो तलाश थी मुझे, मिल गया मुझे। तो ये अगर चीज़ को फॉलो करते हो तो वो जो कहते हैं ना जो लोग इंजीनियर तो बेरोजगार बोलते हैं, इंजीनियर के पास तो जॉब ही नहीं होती, उन लोगों में आप नहीं होगे क्योंकि आपने अपनी स्किल्स पे ध्यान दिया। इंजीनियरिंग शब्द का जो इंजीनियर बनने का जो असली मोटो होता है, असली जो तरीका है उसको अपनाया आपने, ना कि लोगों की तरह हाँ वेट चाल में चलते गए, वो नहीं किया आपने। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। ये वीडियो पूरी अनस्क्रिप्टेड थी, तो इसलिए कुछ बीच में फंबल हुआ या कुछ कम ज़्यादा हो गया तो उसके लिए सॉरी। अगली वीडियो जल्दी ही लेकर उपस्थित हो जाऊंगा आपके सामने, और इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो आपके मन में, कुछ भी XYZ नीचे कमेंट में लिख देना। थैंक यू सो मच, बाय।